सर प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको सुनने देखने के बाद वाकई में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक थाना लगता है, सोराव थाना। सोराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, बनकट गांव। बनकट गांव के पास एक नदी लगती है। नदी का नाम रहता है मनसैता नदी। मनसैता नदी के किनारे 15 नवंबर की सुबह एक व्यक्ति घूमने के लिए जाता है। जैसे ही वह घूमते हुए नदी के तट से कुछ दूर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक जगह गड्ढा खुदा हुआ है और उस गड्ढे में किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस गड्ढे में किसी इंसान की लाश दफन है। किसी इंसान की लाश है। वो लड़की है या लड़का उसको नहीं पता था। वह देखते ही सन्न रह जाता है। वह किसी को कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो काफी डर जाता है। अब वहां से फौरन ही वह कुछ दूर जाकर राहत की सांस लेता है और फिर डरा सहमा व्यक्ति गांव वालों को फोन करता है। गांव से कुछ लोग आते हैं। मिट्टी को हटाने से पहले ही फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं। मौके पे पुलिस पहुंचती है और फिर बॉडी को गांव वालों की मदद से बाहर निकालती है। बाहर निकालती है और देखती है कि यह तो एक नाबालिग लड़की लग रही है। चेहरे पर जख्म के निशान, शरीर पर जख्म के निशान, सिर पर जख्म के निशान। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है लेकिन उस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। किसी ने कभी उस लड़की को उस गांव में देखा भी नहीं था। अब पुलिस उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि लड़की के शरीर में 7 जख्म हैं। एक सिर पर, बाकी पेट में, चेहरे पर, और 7 धारदार हथियार से उसके ऊपर जख्म दिए गए थे। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब आसपास के लोग, प्रयागराज के लोग, गांव के लोग, प्रदेश के लोग अब ये जानना चाहते थे कि जो डेड बॉडी मिली है, जो दफन थी वो नौजवान लड़की की, उस लड़की का नाम क्या है, उस लड़की को क्यों मारा गया था और किसने ऐसी दरिंदगी की थी, उस लड़की को दफन कैसे कर दिया। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस के सामने कई सवाल थे लेकिन जवाब पुलिस को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पुलिस खुलासा करती है तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जो बेहद ही शर्मसार कर देती है। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। आज से ठीक 3 साल पहले एक लड़की जिसका नाम साक्षी यादव रहता है। साक्षी यादव प्रयागराज के गांव की रहने वाली होती है। वो अपने माँ बाप के साथ बेहद खुश थी। पढ़ाई लिखाई कर रही थी। पढ़ाई लिखाई में भी तेज तर्रार थी। इधर लड़की का जो फूफा होता है श्यामलाल और उसकी बुआ, वो एक सैन्य कर्मी रहते हैं। प्रयागराज के न्यू कैंट एरिया में वह मकान लेकर रहते थे। वह जब अपने बहन के घर जाते हैं तो उनकी जो प्यारी सी भतीजी रहती है साक्षी यादव, बहुत प्यारी थी, पढ़ने लिखने में भी तेज तर्रार थी। जब उसे देखते हैं तो वह सोचते हैं कि इस गांव में ये लड़की क्या कर रही थी। काफ़ी पढ़ने में तेज तर्रार है, अगर शहर चले तो हमारे साथ रहेगी, घर का काम धाम भी देख लेगी, अपनी बुआ की मदद भी करेगी और पढ़ाई लिखाई भी कर लेगी। अब उसके माता पिता से बातचीत करते हैं। माँ बाप तैयार हो जाते हैं और कहते हैं इससे अच्छी बात क्या है, बेटी बड़े स्कूल में पढ़ेगी, अच्छी खासे नॉलेज होगी और माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अब वह अपने फूफा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है और परिवार अपनी बेटी को, साक्षी को, श्यामलाल के साथ भेजने को तैयार हो जाता है। अब वहाँ जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करती है। एक जीजीआईसी करके गर्ल्स स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। रोजाना सुबह वह 10 बजे पढ़ने के लिए जाती थी और शाम को घर लौट आती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 10 नवंबर को वह घर से निकलती है। शाम हो जाती है लेकिन वो घर नहीं लौटती है। अब उसके फूफा और बुआ काफ़ी परेशान होते हैं। घर पर फ़ोन करते हैं साक्षी के पिता को तो कहीं उसका पता नहीं चलता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। स्कूल जाकर पता करते हैं तो पता चलता है कि वो तो स्कूल आई ही नहीं थी।
अब घर परिवार सभी लोग परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं कि एक नाबालिग लड़की 17 साल की साक्षी आखिर कहाँ चली गई। अब पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है, पुलिस अपहरण का मुकदमा दर्ज करती है और फिर जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल शुरू करती है तभी कैंट थाने की पुलिस को यह पता चलता है कि पास में एक थाना लगता है सोराव थाना, वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी है, डेड बॉडी मिली है। इसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उसकी पहचान नहीं हुई है। जब थाने की पुलिस उस थाने से संपर्क से आती है तो पता चलता है फोटो के माध्यम से ये तो वही लड़की है, साक्षी यादव, जो कैंट थाने से गायब हुई थी स्कूल जाते समय, जिसका अपहरण हुआ था। अब पुलिस उसकी बॉडी लाती है और घर वालों को शव देती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। साथियों, पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं कोई पर्ची थी इस लड़की के साथ ऐसा अंजाम दे सकता है, जो उसको अपने बहकावे में लेकर मारा होगा और फिर उसे दफन कर दिया गया होगा। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर साक्षी के साथ ऐसा किसने किया होगा, एक नाबालिग लड़की, बेहद ही खूबसूरत। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है। पुलिस को एक क्लू मिलता है कि पुलिस जब क्लू ढूंढती है तो मुखबिरों से पता चलता है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही थी कि साक्षी 10 नवंबर की सुबह ई रिक्शे से बाबा चौराहे के पास तक गई है। वहां से उसका क्लू नहीं मिल रहा था, वहां से वो दिखाई नहीं देती है। इधर तभी परिवारजनों से पूछताछ होती है तो परिवारजन बताते हैं कि वह किसी से बिना सिम के फोन से किसी से चैट करती थी, नेट से बातें करती थी, ऑनलाइन बातें करती थी। अब पुलिस जब उस साक्षी का फोन खंगालती है तो उससे कई क्लू मिलते हैं और फिर एक आईडी मिलती है दीपक के नाम से, दीपक जो कि खुद एक फौजी रहता है। और फिर पुलिस उस दीपक तक पहुंचती है और दीपक को गिरफ्तार करती है। और दीपक को जब गिरफ्तार करती है तो दीपक जो कुछ बताता है उसे सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। दरअसल साथियों, जब भी साक्षी अकेली रहती थी तो वह घर पर फोन से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर एक दिन उसकी मुलाकात होती है दीपक से। दीपक कुमार से जब उसकी मुलाकात होती है तो दीपक कुमार अपने आप को अविवाहित बताता है और धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, चैटिंग शुरू हो जाती है। चैट इतना ज़्यादा होने लगता है कि अब साक्षी अपना दिल दीपक को दे बैठती है और दीपक भी साक्षी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर अब उससे मोहब्बत करने लगता है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम भरी बातें शुरू हो जाती है और दोनों छुप छुप कर मिलने जुलने लगते हैं। इधर दीपक लेकर कई बार रेस्टोरेंट, पार्कों में स्कूल के बहाने साक्षी दीपक के साथ घूमने जाया करती थी। और इधर जब भी दीपक को छुट्टियां मिलती थी तो अपने प्रेमिका साक्षी से मिलने के लिए घर आ जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों की मोहब्बत बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। लेकिन तभी दीपक के घर उसका रिश्ता आ जाता है। दीपक के घर रिश्ता आता है तो घर वालों को लड़की काफी अच्छी लगती है और घर वाले दीपक की शादी उस लड़की के साथ फिक्स कर देते हैं। इसी नवंबर में 29 से 30 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। अब इधर दीपक यह बात साक्षी को नहीं बताता है, उसे भी लड़की बेहद पसंद आ रही थी। अब दीपक साक्षी से फोन पर बातें करता था, उसे छुप छुप कर मिलता था, अतरंग पलों को जीता था और साक्षी उसके प्यार में बिल्कुल बेकरार हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। इधर साक्षी उससे शादी करने की बात करती है। जब शादी करने की बात करती है तो दीपक बार बार उसे टालता जाता था। दीपक उसे कोई नए नए बहाने बताकर, कभी छुट्टियों का बहाना तो कभी घर पर बात करेगा, नए नए बहाने बनाकर साक्षी को बहला फुसलाकर खुश रखता था, उसे शादी की बातों से दूर कर देता था। इधर एक दिन साक्षी को कहीं से पता चलता है कि दीपक की तो शादी तय हो गई है और इसी महीने होनी है। अब वह रात भर रोती है, वह बार बार दीपक को फोन करती है, बात करती है, चैट करती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो, मेरे जिस्म के साथ खेलते हो, मुझसे बातें करते हो, मैंने तुम्हें समय दिया है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दिया है, मैं तुम्हें सच्ची मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इधर दीपक लाख समझाता है लेकिन साक्षी समझने को तैयार नहीं रहती है। अब अगले दिन साक्षी दीपक को फोन करती है, यानी कि 10 नवंबर को,
दीपक का भी साक्षी पर फोन आता है, दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर दीपक कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तुम मेरी बताई हुई इस जगह पर आओ। और फिर उस जगह दीपक बताता है, मनसैता नदी के पास, जो सोराव थाना क्षेत्र के बनकर गांव के पास पड़ता है। वहां एकांत में उसे बुलाता है और फिर साक्षी एक दुकान पर जाती है। दुकान पर जाती है और वहां से काफी खुश रहती है। अब वो दुल्हन बनने का पूरा सपना देख रही थी और फिर वह एक छोटा सा शीशा और एक सिंदूर की डिबिया खरीदती है और फिर बार बार शीशे में अपने मांग को, अपने चेहरे को देख रही थी कि वो सिंदूर पहनेगी तो कितना खूबसूरत लगेगी। आज वह दीपक की दुल्हन बनने वाली है। साथियों, इस उम्मीद से लाखों सपने सजोए साक्षी उसके बुलाए हुए जगह पर जाती है और वहां जाने के बाद फिर दीपक से बात होती है। दीपक उसे अपनी जगह पर मिलता है, ढेर सारी बातें करता है और फिर साक्षी बार बार शादी की बात करती है और कहती है कि मैं साथ में सिंदूर की डिब्बी लेकर आई हूं, मुझे तुम सिंदूर पहना दो और उसके बाद तुम जो चाहो वो करो। लेकिन दीपक तैयार नहीं था। दीपक कहता है, देखो मेरी शादी तय हो चुकी है, लोगों को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब उस सुनसान जगह पर साक्षी जिद करने लगती है। साक्षी को नहीं पता था कि वो दुल्हन बनने का जो सपना देख रही है वह उसके मौत बन जाएगी। इधर दीपक पूरी तैयारी के साथ आया था, पूरी साजिश करके आया था। वह बैग से चाकू निकालता है और उसे बहला फुसला कर जैसे ही वो इधर उधर देखती है, रोने लगती है, वो तुरंत ही उसका गला रेत देता है, सिर पर वार करता है और वह चीखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। इधर पेट में एक के बाद एक कई वार करता है, लगभग 7 से 8 वार करता है और जब उसकी मौत हो जाती है तो वहीं नदी के किनारे एक गड्ढा खोदता है, उसी गड्ढे में साक्षी को दफन कर देता है। अब इधर जब 10 नवंबर की रात को, जब रात हो जाती, वो घर नहीं पहुंचती है तो उसके फूफा श्यामलाल और बुआ इधर उधर फोन करते हैं। कैंट थाने में जाते हैं, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं अपहरण की। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो वहां से कुछ दूरी पर एक जगह है देवरिया। देवरिया के पास साक्षी का बैग मिलता है। बैग में सिंदूर की डिब्बी और शीशा था जो दीपक ने वहां से कत्ल करने के बाद जाते वक्त शायद रास्ते में फेंक दिया था। इधर पुलिस को लगता है कि शायद लड़की बैग छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस अब अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है और फिर दीपक तक पहुंचती है और दीपक अपना जुर्म कबूल करता है और पुलिस, एक सेना का जवान फौजी, दीपक को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और फिर जेल भेज देती है। साथियों, एक ऐसी मोहब्बत और एक ऐसे लड़के से मोहब्बत साक्षी कर बैठती है। उसने जो सपने सजोए थे, शायद उसने सोचा नहीं था कि यह मोहब्बत या सोशल मीडिया का मोहब्बत उसकी मौत बन जाएगी, मौत का कारण बन जाएगी। और आज साक्षी का परिवार साक्षी के लिए अपनी बेटी को याद करके रो रहा है और इधर दीपक के एक घटिया कदम से उसकी होने वाली पत्नी, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार सभी शर्मसार हैं कि दीपक ऐसा भी कर सकता है। किसी को इसका बिल्कुल यकीन नहीं था। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इस कहानी पर अपना कमेंट कर जरूर दीजिएगा। क्या कोई और रास्ता निकाला जा सकता था? दीपक ने आखिर ऐसा क्यों किया? सब मोहब्बत करता था दीपक तो साक्षी से शादी भी कर सकता था। साक्षी नाबालिग थी तो 1 साल बाद शादी कर सकता था, लेकिन वह साक्षी को धोखा देता रहा और साक्षी, एक नाबालिग लड़की जो इतनी समझदार नहीं थी अभी, वो उसके प्रेम जाल में फंस जाती है, बहकावे में आ जाती है और अपने मौत को गले लगा बैठती है। तो साथियों, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सोशल मीडिया की मोहब्बत से जो नौजवान लड़के लड़कियां आजकल जुड़े हुए हैं, तो ऐसी घटना होने से पहले आप अपने आप को सावधान कर लें। सोशल मीडिया की मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा है, सच्चाई उसके पीछे कुछ और ही होती है।
साथियों, नमस्कार, जय हिंद।